आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज हाइड्रा की भर्ती प्रक्रिया के लिए हजारों नौकरी चाहने वाले लोग सरूर नगर स्टेडियम पहुंचे थे। वहां भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सामने आए वीडियो के अनुसार वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए की गई व्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा यानी 15,000 से ज़्यादा उम्मीदवार वहां पहुंचे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी और वेन्यू की ओर आगे बढ़ी, पुलिस ने भीड़ को रोकने और भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए लाठी और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया। यह भीड़ हाइड्रा के उस नोटिफिकेशन की वजह से जमा हुई थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 150 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इनमें 100 DRF असिस्टेंट और 50 हेवी व्हीकल ड्राइवर के पद शामिल थे। विज्ञापन में दिए गए कुछ नौकरियों के लिए मची होड़ तेलंगाना में युवाओं के बीच बेरोजगारी और नौकरी की मांग के बड़े स्तर को दिखाती है, क्योंकि नौकरी के मौकों पर अक्सर उपलब्ध वैकेंसी की संख्या से कहीं ज़्यादा भीड़ उमड़ी रहती है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने आज झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के रवैये की निंदा की और उन पर संदिग्ध और पाखंडपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इन पार्टियों का मकसद छात्रों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद और राजनीतिक फायदे के लिए करना है। राव ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संदिग्ध और दोमुहा रवैया अपना रहे हैं। केरल में भी छात्र संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये सब बातें दिखाई नहीं देती। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दिल्ली के हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख ये साफ करता है कि वो छात्रों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद और फायदे के लिए करना चाहते हैं। FCRA बिल पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका जैसे दूसरे देशों का दखल सही नहीं है, क्योंकि ये देश का अंदरूनी मामला है। ये भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने जैसा है। BRS के प्रवक्ता राहुल श्रीधर रेड्डी ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि राज्य की किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी इलाके में अपना संगठन मजबूत करने का अधिकार है, चाहे उस इलाके में उसकी मौजूदा स्थिति कैसे भी हो, लेकिन आखिरकार जनता ही अपना भविष्य तय करेगी। जहां तक तेलंगाना की बात है तो ये सिर्फ विकास और कल्याण का मामला नहीं है, ये लोगों की भावनाओं का भी मामला है। तेलंगाना के लोगों की भावनाओं, उनके आत्मसम्मान और उनकी पहचान की रक्षा करना। जो भी संगठन इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब नई पीढ़ी की सोच बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि उनके नेता साफ सुथरी छवि वाले और जवाबदेह हों। वो कुशल शासन और सवालों के जवाब चाहते हैं। पुरानी तरह की जबरदस्ती वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। राहुल गांधी के बयान पर AP बीजेपी प्रवक्ता शेख बाजी ने आज निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो बनाया था, लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी ये बात ना समझे। उन्होंने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी राजनीति में आए थे तब राहुल गांधी बच्चे थे। राहुल गांधी आज ने आस्क मी एनीथिंग उसमें एक जोक ने डाला है, जिसे राहुल गांधी आजकल में कोई पोजीशन लीडर जैसे अमित शाह जी, जैसे नरेंद्र मोदी जी, जैसे और एक बीजेपी लीडर ने देखने थे, वो लोग डरने जैसा दिख रहा है। क्या ऐसा हो रहा है राहुल जी बोले तो कांग्रेस ने एक तो कहानी है, वो लोग देश जल रहे हैं जो और अपनी का रोटियां का सेकने का है। इसमें कांग्रेस का और बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी के ने क्या किया है, जो छात्रों में बच्चों के लिए लड़ने के लिए देश में एक गड़बड़ा करने के लिए कोई लोग कोशिश करते हैं, उसको शांत करने के लिए, वो इश्यू समाप्त करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो बना के दिया है। नरेंद्र मोदी जी बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों बोले तो नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स में आने के समय में आप बच्चा है, जैसे बच्चा पढ़ना, जैसे बच्चा। DSC घोटाले के आरोपों पर YSRCP नेता आंध्र प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री ने आज कहा है कि एक तो पेपर का मामला और दूसरा स्पोर्ट्स कोटे का पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से कई काबिल छात्रों ने मौका गंवा दिया। परीक्षा में शामिल होने वाले लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी और असंतोष है। ठीक वैसे ही जैसे नीट के मामले में परीक्षा देने वाले छात्रों में नाराजगी और असंतोष था, वैसा ही मामला आंध्र प्रदेश में DSC का भी है। इसी वजह से जगनमोहन रेड्डी और YSRCP ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया ताकि लोगों को गड़बड़ियों के बारे में पता चले और जिम्मेदारी तय की जा सके। जिम्मेदारी किसे लेनी है? जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री और सरकार के लोगों को लेनी है। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी ले, सामने आए और पारदर्शिता बरते। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे ठीक करें। जब कुछ गलत हुआ हो तो आप उससे बच नहीं सकते हैं या बेपरवाह नहीं रह सकते हैं। आपको गलती सुधारनी होगी। हम बस यही मांग कर रहे हैं।
वहीं अमेरिकी सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पास किया। ये दोनों अमेरिकी पार्टियों के समर्थन वाला एक बड़ा प्रतिबंध पैकेज है, जिसका मकसद मॉस्को और तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इसके अलावा ये बिल उन देशों को भी निशाना बनाता है जो ऊर्जा खरीद के जरिए रूस के युद्ध प्रयासों को आर्थिक मदद देना जारी रखे हुए हैं। वहीं इसको लेकर अब शिवसेना यूपीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से बार बार दबाव डाला जा रहा है कि भारत रूस से तेल न खरीदे। अभी अमेरिका में अलग अलग राय हैं, सुप्रीम कोर्ट, सीनेट और डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग बातें कह रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका भारत ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करेगा। हमारी ऊर्जा सुरक्षा और विदेश संबंध स्वतंत्र रहने चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब बिल हाउस और रिप्रेजेंटेटिव में जाए जिस तरीके से बार बार ये दबाव आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि इंडिया को रशियन ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीदेंगे तो पहले टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए थे, तभी जाकर हमने यूएस ट्रेड डील की बातचीत शुरू की थी। उसके बाद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ्स वो स्ट्रक्चर बना रहे थे देश भर के लिए, दुनिया भर के लिए, तो उसको स्ट्राइक डाउन किया था। तो अभी राइट नाउ अमेरिका में ही इतने अलग अलग खेमे बने हुए हैं कि करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट एक बोल रहा है, वहाँ की सेनेट अलग बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अलग बोल रहे हैं, और हमारा इंडिया ट्रेड डील की बातचीत जारी है। सवाल बस ये है कि क्या इंडिया यूएस के दबाव में आकर अपनी जो सॉवरेन ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे रिश्ते हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट अमेरिका डिक्टेट्स टू अस। अनफॉर्चुनेटली यूएस इंडिया ट्रेड डील में ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यही वजह से हम लगातार बोल रहे हैं कि इसमें कर्नाटक में विधानसभा सत्र से पहले आज बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने बिदादी टाउनशिप प्रस्ताव के विरोध में एक बैठक की। यह बैठक बिदादी में कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों के लगातार विरोध के बीच हुई। प्रदर्शनकारी खेती की जमीन के अधिग्रहण और अपनी आजीविका पर इसके असर को लेकर चिंता जता रहे हैं। इससे पहले जुलाई में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की। बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा है कि बीजेपी पहले ही फ्रीडम पार्क में एक बड़ा धरना कर चुकी है, अब हम पदयात्रा करेंगे। इसके बाद जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम सब मिलकर तय करेंगे और फ्रीडम पार्क में एक संयुक्त कार्यक्रम करेंगे। हम विधानसभा में भी एक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। हम बिदादी और कर्नाटक में सूखे की स्थिति का मुद्दा उठाएंगे। कर्नाटक सरकार ने अब तक सूखे से राहत के लिए एक भी रुपया जारी नहीं किया है। पूरी कैबिनेट भ्रष्ट है, विधायक आपस में झगड़ रहे हैं और कांग्रेस नेताओं व मुख्यमंत्री के बीच विवाद चल रहा है। पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सत्ता में बने रहने में व्यस्त हैं, इसलिए सूखे की स्थिति को ठीक से नहीं संभाला जा रहा है। कर्नाटक में कोई शासन व्यवस्था नहीं है। गैर कानूनी प्रवासियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि वो बांग्लादेश या अफ्रीका से हो सकते हैं। हम एक सख्त और गंभीर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले 3 महीनों में लगभग 1000 प्रवासियों की पहचान की गई है और वो सभी उत्तर भारत से आए हुए हैं। हम बीएसएफ और एफआरओ अधिकारियों के संपर्क में हैं और इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। हमारे राज्य की सीमा बांग्लादेश, नेपाल या किसी अन्य देश से नहीं लगती है, इसलिए हमारा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और मेरी राय में वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। कर्नाटका में विधानसभा के सभापति के रिजाइन के बाद से लगातार सियासत गर्म है। इसी बीच एक तरफ जहां कांग्रेस अपने दावे कर रही है तो वही बीजेपी लगातार इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पर हमलावर है। वही अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी एमएलए महेश का भी बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस को निशाने पे लिया है और कहा है कि विधानसभा शुरू होते ही इस मुद्दे पे बात की जाएगी। तो विधान परिषद के सभापति उनका इस्तीफा दे। देखिए, ये तो कर्नाटक में ऐसा पहले बार हो रहा है। जो सभापति, जो विधान परिषद के सभापति रहता है, उसको रेजिग्नेशन लेना, पार्टी कोई भी होने दो, या बीजेपी या कांग्रेस जेडीएस कभी भी हो, तो ऐसा होता नहीं है। जो सभापति रहता है उसका टर्म फुलफिल होने के लिए नॉर्मली ऐसा प्रोसेस रहता है। लेकिन कल जो घटना घटी है वो बहुत बेशर्म घटना कर्नाटक में घट चुका है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हरिप्रसाद और 20 एमएलसी लोग जाके उधर बैठ के, जब मैं होराटी जी के घर के गए थे, हम लोग बीजेपी के नेत्र आर अशोक जी और विजेंद्र जी के नेतृत्व में गए थे, तभी जो होराटी साहब ने बात कर रहा था उसको देख के इतना माहौल इतना बिगड़ चुका है। गुंडा कर्नाटक में गुंडा राज चलने के लिए चालू हो गया क्या, ये हिसाब से अभी मालूम हो रहा है।
क्योंकि जब होराटी जी से बात की हम लोग तभी तो पता चल रहा था इतना फोर्सेबली उसका पीएस को उन्होंने खुद बुला के उधर लेटर पैड ले लो, लेटर पैड लेने के बाद उसका आदमी को बोल के उधर ही टाइप करवाया, फिर उसके सामने रख के इसको साइन करो। व्हाट इज दिस नॉट? क्या हो रहा है कर्नाटक में? उन्होंने ऑलरेडी बता चुका था 14 को मैं रिजिग्नेशन दे देता हूँ करके बोलने के बाद भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इतना तो ये तो बहुत बड़ा गलती कर्नाटक सरकार से हो चुका है और मुख्यमंत्री जी इसके लिए कर्नाटक का माफ़ी मांगना चाहिए। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी जब 13 को सेशन चला होता है उसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली। उन पर जो मुकदमा चल रहा है उनको भी मंत्रिमंडल केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा है कि राज्य के नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान ऑपरेशन तूफान का दूसरा चरण स्थानीय 100 सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा और ओनम के बाद इसके लिए 6 महीने का एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। अलापुझा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्निथला ने कहा है कि ऑपरेशन तूफान को सभी पार्टियों का समर्थन मिला है और उन्होंने देश भर में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। रमेश ने कहा है कि ये देश का सबसे बड़ा नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान है। 9,300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6,000 से 7,000 मामले दर्ज किए गए हैं और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये केरल में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ा अभियान बनने जा रहा है। लोग सहयोग कर रहे हैं। हम केरल की धरती से नशीले पदार्थों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने हाल में जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया वो मुद्दे कांग्रेस के छात्र संपर्क अभियान छात्रों की गूंज का हिस्सा पहले से ही थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये अभियान सीजेपी के प्रदर्शन जितना असर नहीं छोड़ सका। शशि थरूर ने मुंबई में इंडियन इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर सीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें हम पहले से उठा चुके थे। हमारे पास छात्रों की गूंज अभियान था जिसमें राहुल गांधी छात्रों से पेपर लीक के बारे में बात कर रहे थे। थरूर कांग्रेस के छात्र संपर्क अभियान को सीजेपी के प्रदर्शन जितना लोगों का समर्थन न मिलने की बात से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमसे कहां गलती हुई। क्या हम छात्रों की बात सुनने में नाकाम रहे? क्या हम जेनजी की नब्ज समझ नहीं पाए? तमिलनाडु विधानसभा में उस समय तीखी बहस हुई जब लोक निर्माण मंत्री आघव अर्जुन ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन से पूछा कि क्या डीएमके सांसद परिसीमन के मुद्दे पर एकजुट रुख दिखाने के लिए बुलाई गई अहम बैठक में शामिल होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज राज्य के सांसदों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन प्रक्रिया और राज्य पर उसके संभावित असर पर चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु के मंत्री ने कहा है कि जब पिछले साल डीएमके ने इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो टीवी के भी इसमें शामिल हुई थी और हमने उस समय डीएमके सरकार का समर्थन किया था। अब लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीएमके ने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हम सभी मुद्दों पर मजबूती से खड़े हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। इसलिए हम केंद्र सरकार से तमिलनाडु के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग कर सकते हैं। तमिलनाडु के सांसदों की परिसीमन पर बैठक बुलाने की मुख्यमंत्री की अपील पर राज्य बीजेपी प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि परिसीमन पर चर्चा करना हमेशा अच्छा होता है और मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। जब मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि वे इसमें शामिल हो और अपनी राय रखें। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि परिसीमन से उससे और फायदा ही होगा, जो कि जरूरी है। परिसीमन एक संवैधानिक जरूरत है, कोई राजनीतिक घटना नहीं। यह लंबे समय से लंबित मुद्दा है और चूंकि हमने महिला आरक्षण बिल भी पास कर दिया है, इसलिए यह समय की मांग है। हालांकि कांग्रेस और डीएमके जैसे पार्टियां नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त हो, क्योंकि वे सिर्फ अपने परिवारों के सदस्यों को और प्रतिनिधियों को ही संसद में देखना चाहती है, न कि दूसरी पार्टियों के लोगों या दूसरी महिलाओं को। हमें पूरा भरोसा है कि यह संशोधन कानून बन जाएगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।